हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है पश्चाताप। जयपुर के सांगानेर इलाके के एक शानदार कॉम्प्लेक्स में बने अपने ऑफिस में बैठा हुआ सुरेश दीवार पर लगे आईने में अपने चेहरे को देख रहा था। चेहरे की सफेदी को काली दाढ़ी ने काफी हद तक घेर रखा था। उस सफेदी के नीचे दबी हुई महीना से भी वह आईने में साफ देख सकता था। इंसान की चमड़ी भी उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। काली चमड़ी, गोरी चमड़ी, मोटी चमड़ी, महीन चमड़ी, खूबसूरत और बदसूरत चमड़ी। खूबसूरत, हाँ, सुरेश भी तो खूबसूरत था। बांका और सजीला नौजवान। सुरेश 20 साल पहले की यादों में डूबने लगा था। कॉलेज में बीएससी करते समय बहुत सी लड़कियां सुरेश की दीवानी थीं, क्योंकि वह दिखने में तो हैंडसम था ही साथ विज्ञान के प्रैक्टिकल करने में भी उसे महारत हासिल थी। पर सुरेश के दिल में तो किसी और ही लड़की का राज था, और वह लड़की थी एमएससी फाइनल में पढ़ने वाली सुरेखा। सुरेखा और सुरेश दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिलते थे, और वहीं दोनों की आंखें मिली, बातें हुई और दो जवान दिलों में प्यार होते देर नहीं लगी। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे को जानने पहचानने लगे हैं, और दोनों के विचार भी आपस में मिलते हैं। यकीनन वे एक दूसरे के लिए बने हैं। इसलिए सुरेश और सुरेखा ने एक दूसरे से शादी का वादा भी कर डाला। सुरेखा के घर वालों को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, और सुरेश ने भी बगैर यह सोचे ही हामी भर दी थी कि क्या उसके घर वाले उससे उम्र में 2 साल बड़ी लड़की से शादी करने की इजाजत देंगे। और वही हुआ भी। सुरेश के घर वालों को उसकी उम्र से बड़ी लड़की से शादी कर लेने पर घोर एतराज हुआ, पर शायद सुरेश मन ही मन ठान चुका था कि उसे अपने आगे की जिंदगी कैसे और किसके साथ गुजारनी है। इसलिए उसने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, और फिर नौकरी लगने के बाद सुरेखा के साथ ब्याह भी रचा लिया। सुरेश और सुरेखा के ब्याह में सुरेश के घर से कोई नहीं आया था। मतलब साफ था कि उसने घर वालों से बगावत करके यह शादी की थी, और इसी के साथ ही सुरेश के घर वालों ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। सुरेखा को पाने के लिए सुरेश ने अपना सब कुछ खो दिया था, और इतनी पढ़ी लिखी और समझदार पत्नी पाकर वह मन ही मन बहुत खुश भी था। दोनों अपनी जिंदगी मन भरकर जी लेना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सुरेखा खुश थी और सुरेश भी। पर अचानक उनकी खुशियों को तब ग्रहण लग गया जब एक दिन शेव करते समय सुरेश को अपने होंठों के किनारे एक छोटा सा सफेद दाग दिखाई दिया। सभी की तरह सुरेश ने भी यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि शायद ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से होठ कुछ सफेद हो गया होगा। पर उसकी चिंता कुछ महीनों बाद बढ़ गई, क्योंकि वह छोटा सा दाग अब न केवल बड़ा हो गया था, बल्कि उसी तरह के चकत्ते शरीर में और जगह भी हो गए थे। तो क्या मुझे सफेद दाग हो गया है? सुरेश मन ही मन शक से बुदबुदा उठा था। डॉक्टर को दिखाया तो उसका डर सही निकला। सुरेश को सफेद दाग नामक बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने सुरेश से तनाव नहीं लेने को कहा, और बताया कि यह बीमारी धीरे धीरे ही ठीक होती है, इसलिए बताए मुताबिक दवा खाते रहें। पर नियम से लगातार दवा खाने के बाद भी सुरेश के शरीर पर सफेद दाग फैलते ही गए। आखिर मुझे सफेद दाग जैसी बीमारी कैसे हो गई? क्योंकि मैं तो बहुत साफ सफाई से रहता हूँ, जल्दी किसी से हाथ नहीं मिलाता, और अगर मिलाना भी पड़ जाए तो तुरंत हाथों को सैनिटाइज करता हूँ। फिर भी मुझे कैसे, क्यों वगैरह सवाल सुरेश के दिमाग में घूम रहे थे। लोग मुझे देखकर नजरें चुरा लेते हैं, मेरी सूरत की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है, मैं क्या करूं? एक दिन सुरेश ने अपने खास दोस्त राहुल से कहा। राहुल ने उसे एक बाबा का पता बताया और कहा,
वे बाबा तुम्हारे बदन पर भभूत मलेंगे और कुछ तंत्र मंत्र और बस तू भला चंगा हो जाएगा। सुरेश बिना देर किए उस बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने सुरेश को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, यह सफेद दाग की बीमारी है जो पिछले जन्म के पाप कर्मों से ही पनपती है। तूने जरूर किसी सफेद खाल वाले बेजबान जानवर को सताया होगा, इसीलिए तेरा खून खराब हो चुका है और तेरी खाल का रंग भी सफेद हो गया है। हमें तेरे खून को साफ करने के लिए सोने चांदी की भस्म का लेप तेरे पूरे बदन पर लगाना होगा और सोने को गलाकर उसका काढ़ा तुझे पिलाना होगा, तब कहीं जाकर यह बीमारी सही हो पाएगी। पर क्या बाबा? सुरेश ने पूछा। क्या है कि इलाज थोड़ा महंगा होगा, इसलिए कुछ एडवांस भी जमा करना पड़ेगा तुझे। बाबा ने कहा, कितना भी महंगा इलाज हो बाबा, आप बस मुझे ठीक कर दो। मैं तो समाज में बैठने लायक नहीं रह गया हूँ। आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। यह कहते हुए सुरेश बहुत जोश में लग रहा था। बाबा ने इलाज का खर्चा 50,000 रुपए बताया था और 25,000 रुपए पहले ही जमा करा लिए थे। बाबा ने इलाज शुरू किया। सुरेश को कई तरह के काढ़े पिलाए गए, शरीर के ऊपर भभूत भी मली गई, पर उन सब चीजों से उसे फायदा मिलने के बजाय नुकसान ही होता गया। धीरे धीरे सुरेश हर तरफ से इलाज कराकर हार गया था। पाखंडी तांत्रिकों, झोला छाप डॉक्टरों, मुल्ले मौलवियों सब ने सुरेश को बस लूटा ही था। अब कहीं न कहीं सुरेश भी यह मान चुका था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। सुरेश एक तरफ तो इस बीमारी के चलते दिमागी तौर पर परेशान रहता था, दूसरी तरफ सामाजिक बहिष्कार ने उसे दुखी कर रखा था और तीसरी तरफ उसे यह भी लगने लगा था कि सुरेखा की नजरों में अब उसके लिए प्यार की जगह तिरस्कार आता जा रहा है। उसे छोड़ देगी? सुरेखा से इस बारे में पूछने पर उसका बड़ा सहज सा जवाब आया था, हाँ। सुरेश के कानों में बहुत कुछ सनसनाता सा चला गया। उसने जो सुना था उस पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था। अब वह पहले की तरह उसके पास नहीं बैठती थी और रात में उसके सोने के बाद वह अक्सर सोफे पर चली जाती है और उसे रोमांस भी नहीं बनाने देती है। सुरेश को एहसास होने लगा था कि सुरेखा अब उसे छोड़ देगी। बुरा मत मानना, पर अब तुम्हें यह लाइलाज बीमारी हो गई है, तुम्हें तो इसी के साथ जीना होगा। पर मैं अभी जवान और खूबसूरत हूँ, अपने पिछले जन्म के कर्मों का किया धरा तुम भुगतो, मैं भला उसमें क्यों पिसूं? मेरी और तुम्हारी राह आज से अलग है। मैंने वकील से बात कर ली है, आपसी रजामंदी रहेगी तो तलाक आसानी से हो जाएगा। और सुरेखा ने बड़ी आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी। दोनों में तलाक हो गया। सुरेखा कहाँ गई, यह जानने में सुरेश को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अब मन ही मन घुटने लगा था। तनाव हमेशा उसके दिमाग और चेहरे को घेरे रहता। खुदकुशी तक करने का विचार आया, पर सुरेश को लगा कि यह तो सरासर बुजदिली होगी। सुरेश ने अपने आप को संभाला तो थोड़ा सा